हमारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को लेके आया हूँ क्लास 9th में साइंस, ठीक है, विज्ञान का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ जो आपके डीओई की तरफ से ये प्रैक्टिस पेपर दिया गया। किसके तरफ से? डीओई की तरफ से आप लोगों को दिया गया है बनाने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ये प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट किया होगा, क्योंकि स्कूल की तरफ से एग्जाम से पहले आ जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो आप लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया, कर लीजिए, क्योंकि आपका जो पैटर्न होता है, क्वेश्चन पेपर सेम इसी तरह से पूछे जाते हैं। जैसा यहाँ पैटर्न रहेगा सेम पैटर्न वहां भी रहेंगे, और कुछ क्वेश्चन यहाँ से मैच करते हैं। तो ध्यान देना, आपको ये प्रैक्टिस पेपर जरूर करके जाना है, क्योंकि आपको जब देख दिया गया है, मैं नहीं कहता हूँ, देखो, शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली वार्षिक परीक्षा है ना, एनुअल एग्जाम के लिए आपका अभ्यास प्रश्न पत्र प्रैक्टिस पेपर है। किसके लिए? 25-26 के लिए। भैया आपको करके जाना ही चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कर भी लिए, आपने नहीं किया तो जल्दी कीजिए। आप लोग अपने दोस्तों, देखिए, आपके जो दोस्त नहीं किए तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, कि अपने दोस्त जितने भी है दोस्त हैं, आप अपने दोस्त को शेयर कर दीजिए, उन्हें बोलिए कि भैया आप लोग जल्दी जल्दी ये प्रैक्टिस पर कंप्लीट कर लीजिए। और आपका एग्जाम 3 घंटे का होता है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए, कर दीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न पत्र को 3 खंडों में बांटा गया है, जिसमें 39 प्रश्न है। खंड क में जीव विज्ञान है, खंड ख में रसायन विज्ञान है, और खंड ख में भौतिक विज्ञान है। इसी प्रकार सभी खंड को बनाना अनिवार्य है। चलिए टाइम वेस्टिंग करते स्टार्ट करते हैं हम लोग खंड क से, जिसमें से एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। पहले एमसीक्यू क्वेश्चन पहले है, और निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है? वो होता है सुन राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 2 है, रक्त को संयोजित तक कहा जाता है क्योंकि ये आपके इसमें सरल तरल अधात्री होता है। इसमें तरल अधात्री होता है, और ये विभिन्न अंगों को कार्यात्मक रूप से क्या करता है? जोड़ता है। थर्ड नंबर में आपका कॉर्क कोशिकाएं किसकी उपस्थिति के कारण गैसों के लिए अवैध होती है? लिग्निन, सुब्रीन, क्यूटिन या पेक्टिन? तो राइट हो जाएगा सुब्रीन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है, जाइलम के मुख्य जल संवाहक तत्व है। चालनी नलिकाएं है, और साथी कोशिकाएं, वाहिकाएं और वाहिनिकाएं, पेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और जाइलम रेशे। तो इनमें से आपका जो राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, वाहिकाएं और वाहिनिकाएं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्पादन को प्रभावित करने वाला एक जैविक कारक है? तो वो प्रभावित करने वाला, ठीक है, तो वो है आपका खरपतवार। ठीक, क्या हो जाएगा? खरपतवार। निम्नलिखित में से कौन सा हरी खाद का एक उदाहरण है? यूरिया, ग्वार, गाय का गोबर या फिर कंपोस्ट? राइट हो जाएगा आपका ग्वार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पशुपालन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव जनसंख्या बढ़ाना, पशु आधारित खाद्य पदार्थ उत्पादन कर बढ़ा पशु आधारित खाद्य उत्पादन बढ़ाना, पादप प्रजनन या फिर वन प्रजनन? राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पशु आधारित क्या होना? खाद्य उत्पादन पदार्थ बढ़ाना। ठीक है, खाद्य उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर में है, निम्नलिखित प्रश्न में से प्रश्न 8 में से 2 कथन है। प्रश्न 8 में क्या है? 2 कथन दिया, ए और आर, अभिकथन और कारण। तो आपको यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। अगर दोनों सही रहेगा, सही एक्सप्लेनेशन होगा, तो ए होगा। दोनों सत्य होंगे लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं होगा तो बी होगा। दोनों सत्य, ये सत्य होगा और आर असत्य होगा, मतलब अभिकथन और कारण अलग अलग रहेगा तो असत्य रहेगा। अभिकथन सत्य रहेगा, कारण असत्य रहेगा तो सी लगेगा। अभिकथन असत्य रहेगा, कारण अगर सत्य रहेगा तो डी लगेगा। ठीक है, इसी तरह से। तो यहाँ विसरण और प्रासरण समान प्रक्रियाएं हैं। विसरण और प्रासरण क्या है? समान प्रक्रियाएं हैं। दूसरा, दोनों में अणुओं की अधिक सांद्रता कम सांद्रता की ओर गति करता है। तो ये विसरण और प्रासरण समान प्रक्रिया, ये असत्य है। और दोनों अणुओं की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करता है, ये आपका सत्य है। ठीक है, तो ये असत्य, सत्य। असत्य सत्य में हम लोग लगाते हैं डी नंबर ऑप्शन सही। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, एक पादप कोशिका और जंतु कोशिका को एक सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखा गया। यह पहचानने के लिए 2 विशेषताओं की सूची बनाइए, उनमें से कौन सी पादप है? ठीक है, दूसरा है इसमें से बी नंबर,
एक कोशिका को सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखा गया और पाया गया कि इसमें से कोई स्पष्ट केंद्रक या झिल्ली युक्त कोशिका नहीं है। तो कोशिका के प्रकार का नाम बताइए। ऐसे कोशिका वाले दूसरा नंबर में ऐसे कोशिकाओं वाले जीव का एक उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि तंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं, जबकि तंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, 9 का ए नंबर देखा। अब हम लोग क्या करते हैं, बी नंबर देखते हैं कि एक कोशिका को सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखा गया, तो उसमें आपको कोई स्पष्ट झिल्ली या युक्त कोशिका नहीं है। तो इसमें से कोशिका के प्रकार का नाम बताएं। ऐसे कोशिका जो ऐसे कोशिकाओं वाले जीव का एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे आपका पहला नंबर में हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा बैक्टीरिया। ये आपका आंसर है। अब स्टूडेंट्स आपका आता है 10 नंबर, क्या होता है जब एक तंतु कोशिका और पादप कोशिका को निम्नलिखित में रखा जाता है। अल्पराशरणीय विलयन, अतिप्राशरणीय विलयन और संप्राशरणीय विलयन। इनके तुलना में आपको बताना है। यहाँ देखिए, अल्पराशरणीय विलयन में होगा कि जंतु कोशिका फूलकर फट जाती है, फट सकती है। पादप कोशिका फूलती है परंतु कोशिका भित्ति के कारण नहीं फटती। ठीक है, आगे अति प्रासरणवादी विलयन, इसमें जंतु कोशिका सिकुड़ जाती है। पादप कोशिका में प्लाज्मोलाइसिस होता है, जो कोशिका झिल्ली से सिकुड़कर भित्ति से अलग हो जाती है। तीसरा है संप्रासरी विलयन, दोनों कोशिकाओं में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 11 नंबर है, एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन संरचना का क्या करना, वर्णन करना और उसका कार्य लिखना। तो भाई इसका तंत्रिका कोशिका आप लोग बनाना, उनके बारे में आपको बता देना है। ठीक है, संरचना की बात करें तो न्यूरॉन 3 भागों से मिलकर बना होता है, कोशिका सेल, कोशिका शरीर, डेंड्राइट और अक्ष तंतु। इनके कार्य की बात करें तो न्यूरॉन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संदेश क्या करती है, पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, पशुओं में दूध उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार के लिए 3 तरीकों की व्याख्या करें। तो दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए संतुलित आहार, पौष्टिक आहार देना चाहिए। पशुओं को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में रखना चाहिए। अच्छी नस्ल के पशुओं का चयन एवं उचित देखभाल करनी चाहिए। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 13, एक केले का पौधा अपनी कोमल तने के बावजूद सीधा खड़ा रह सकता है। दूसरी ओर आम जैसे पेड़ में एक मजबूती काष्ठी तना होता है जो यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। दोनों ही पानी और पोषक तत्वों का कुशलता से परिवहन करने में सक्षम है। तो केले के तने में यांत्रिक सहायता और कौन सा उत्पादन करता है। जल संवाहक उत्तक का नाम बताइए। इन दोनों का आंसर लिखिए। तो केले के तने को आंतरिक सहायता कौन, केले के तने को कोलेनकाइमा उत्तक आंतरिक सहायता क्या करता है, प्रदान करता है। और जल संवाहक उत्तक का जो नाम है वो जाइलम है। ठीक है, क्या है, जाइलम। अब सी नंबर में था पौधे में एपिडिस के 2 कार्य। पौधे में एपिडर्मिस के कोई 2 कार्य और फ्लोएम उत्तक के 4 प्रकार के अवयव के नाम लिखिए। आंसर है एपिडर्मिस के 2 कार्य, पौधों की बाहरी सुरक्षा, जल के वाष्पीकरण को नियंत्रित करना। फ्लोएम उत्तक के 4 अवयव हो जाएगा आपका चालनी नलिकाएं, सहायक कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम रेशे। अब यहाँ पर कंप्लीट होता है ये। अब 14 नंबर में देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं 14 नंबर में, निम्नलिखित में कोशिकाओं में से प्रत्येक का कार्य बताइए ना। मतलब कि अब क्या करना है, केंद्रक का कार्य, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी उपकरण, लाइसोसोम और अंतर्द्रव्यी जालिका, इन सभी का कार्य बताना है। देखिए ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रक न्यूक्लियस कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है और आनुवांशिक गुणों को संचित रखता है। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, ये ऊर्जा का उत्पादन करता है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर इसमें 3, गोल्गी उपकरण प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों का ये क्या करते हैं, संशोधन और पैकेजिंग करता है। चौथा है लाइसोसोम, ये अपशिष्ट पदार्थों का पाचन करता है, इसलिए इसे सुसाइड बैग भी कहा जाता है। अगला है
अंतर्द्रव जालिका ये कोशिका के अंदर पदार्थों का क्या करती है, परिवहन करती है। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका के बीच 5 अंतर बताना है। इन दोनों के बीच 5 अंतर, ठीक है। पहला अंतर है, प्रोकैरियोटिक में स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, यूकेरियोटिक में स्पष्ट केंद्रक होता है। प्रोकैरियोटिक में कोशिका का आकार में छोटी होती है, यूकेरियोटिक में बड़ी होती है। तीसरा है इसमें, प्रोकैरियोटिक में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते हैं, यूकेरियोटिक में होते हैं। प्रोकैरियोटिक का उदाहरण बैक्टीरिया, यूकेरियोटिक का उदाहरण मानव कोशिका हो सकता है। और पांचवा इसमें आप बोल सकते हैं, प्रोकैरियोटिक में डीएनए स्वतंत्र रूप से साइटोप्लाज्म में होता है और यूकेरियोटिक में डीएनए केंद्र के अंदर होता है। अब स्टूडेंट्स आपका आता है खंड ख, ठीक है। क्या आता है, खंड ख। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अवस्था है। तो अब खंड ख में पहुंचे हैं, तो आपने क्या देखा था यहाँ पर, खंड ख जो क्या है, आपने क्या देखा था भैया, खंड क में जीव विज्ञान है, खंड ख में रसायन विज्ञान। अब हम लोग केमिस्ट्री में आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद खंड ग में भौतिक विज्ञान में जाएंगे। अब हम लोग यहाँ जो खंड ख में जो है, ये है हमारा तो अब हम लोग केमिस्ट्री में आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अवस्था का गुण नहीं है, निश्चित आकार, असंप्रियता, निश्चित आयतन, उच्च विचलन दर। तो यहाँ आपका राइट हो जाएगा डी नंबर, उच्च विचलन दर। रक्त किस प्रकार का मिश्रण है, वास्तविक विलयन, निलंबन, कोलाइड या फिर यौगिक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा 16 का सी नंबर, कोलाइड। 17 नंबर में CO2 का आणविक द्रव्यमान है 22 म्यू, 28 म्यू, 44 म्यू और 32 म्यू। CO2 का, तो CO2 का आपका राइट हो जाएगा। आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, ये देखो, पहले सबको इरेज कर देते हैं। तो कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 12 प्लस, ऑक्सीजन का जो होता है 16 होता है, ठीक है। और ये गुना करेंगे 2 से, यहाँ 2 है, 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 12 प्लस 32, कितना हो जाएगा, 44, ठीक है। तो ये 44 यहाँ पर है, यहाँ ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे 44 म्यू। अभिकथन कारण वाला है यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अभिकथन कह रहा है, इलेक्ट्रॉन विविक्त विविक्त कक्षा में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कारण है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते समय लगातार ऊर्जा विकिरित करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा भैया, तो यहाँ पे आपका जाएगा इस ऑप्शन में से अगर बात करें, तो ये सी नंबर में हो जाएगा। क्यों होगा कि ये सत्य है लेकिन असत्य है ना। मतलब कि सी इसलिए होगा कि ये आपका सत्य है लेकिन ये क्या है, आपका असत्य है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी ठीक लगाना है ना। अब देखिए आता है आपके आगे है क्वेश्चन नंबर 19, वाष्पीकरण और क्वथनांक के बीच दो अंतर। तो वाष्पीकरण और क्वथनांक के बीच दो अंतर, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर होता है, जबकि क्वथनांक निश्चित तापमान पर होता है। वाष्पीकरण केवल सतह पर होता है, जबकि क्वथनांक पूरे द्रव में होता है, या क्वथनांक, ठीक है, क्वथनांक। आगे 20 नंबर में है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बीच एक अंतर उदाहरण स्पष्ट करें। अंतर सहित आपको उदाहरण देना है। रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन जानते होंगे। भौतिक परिवर्तन वो होता है जो केवल रूप बदलता है, नया पदार्थ नहीं बना सकता, ठीक है। उदाहरण है बर्फ का पानी बनना, बर्फ से पानी बनना, ये क्या कर रहा है, रूप बदल रहा है, कोई नया पदार्थ नहीं बना रहा है, ठीक है। और रासायनिक क्या होता है, जो नया पदार्थ बनाता है ना, केमिकल रिएक्शन करके नया पदार्थ बनाता है। और जैसे कि लोहे में जंग लगना, ये केमिकल रिएक्शन है। जैसे कि रासायनिक परिवर्तन में अब मान लो कि दूध और चीनी में ना, दूध में चीनी डाल के, चाय पत्ती डाल के, है ना, क्या बनाते हैं हम लोग, चाय बना लेते हैं, ठीक है। ये तो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है।
अब देखिए 21 नंबर में आते हैं। 21 नंबर में है अष्टक नियम क्या है? ऐसे तत्वों का नाम बताइए जो इसका पालन करता है। अष्टक नियम आप ऐसे लिख सकते हैं, जब कोई परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर अपने बाह्य कक्षा में कितने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं, इसे क्या कहेंगे? अष्टक नियम कहेंगे। ठीक है। जैसे सोडियम में, सोडियम का अष्टक नियम, सोडियम क्या करता है? अष्टक नियम का पालन करता है। सोडियम का कितना होता है भाई? Na, सोडियम का होता है 11। ठीक है। तो ये सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन को भरेगा, उसके बाद उसके बाहर पहले 2 इलेक्ट्रॉन भर लिया, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन भरेगा, जो बचेगा ये आपको 3 इलेक्ट्रॉन, 8 3 तो 8 तो 10 और 1 11, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएगा इसका। ठीक है। तो मतलब कि ये अब पहले क्या करता है, जितने भी कंप्लीटली रहते हैं बाह्यतम कक्षा में वो भरते हैं, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन ये अपने अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है। तो ये आपका इसने अपना नियम का पालन किया है, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट दे दिया, उसके बाद जो बचा उसको बाहर रख दिया। ठीक। अब आगे देखते हैं हम लोग 22 नंबर में समस्थानिक और समभारिक क्या है? समस्थानिक के 2 अनुप्रयोग लिखें। 22 का समस्थानिक क्या होता है? समस्थानिक एक ही तत्व के एक ही तत्व कि वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, ये समस्थानिक कहलाता है। जैसे कि हाइड्रोजन के समस्थानिक। दूसरा है आइसोबार्स, तो ये वे परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन परमाणु संख्या अलग होती है। समस्थानिकों के 2 अनुप्रयोग, तो चिकित्सा में जैसे कैंसर उपचार में इनकी मदद ये होता है, प्रयोग होता है आयु निर्धारण में कार्बन 14 द्वारा। ये आपका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। दिया है एक तत्व एक्स का द्रव्यमान इतना है और इतना है और न्यूट्रॉनों की संख्या इतना है, तो एक्स की परमाणु संख्या ज्ञात करें। ठीक है। तो यहाँ पे द्रव्यमान 14 दिया हुआ है, न्यूट्रॉन 14 दिया हुआ है, द्रव्यमान 27 दिया हुआ है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन 14 दिया हुआ है। परमाणु संख्या निकालेंगे तो 27 में 13 घटाएंगे तो कितना आएगा? 13। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, आराम से निकाल सकते हैं, तो 8 10 10 3 13। ठीक है। परमाणु संख्या 13 वाला तत्व कौन है? एल्युमिनियम। ठीक। आपका ये हो गया कंप्लीट। 23 नंबर में है नल का जल एक शुद्ध पदार्थ नहीं है, दूध दूध एक कोलाइड है और विलयन प्रकृति में स्थिर है, जबकि निलंबर अस्थिर है। तो इनमें से आपको कारण बताना है। देखिए, नल का जल एक शुद्ध पदार्थ नहीं है, क्योंकि नल के जल में घुले हुए लवण, गैस और अन्य अशुद्धियां मिली है, इसलिए यह मिश्रण अशुद्ध पदार्थ नहीं है। दूसरा, दूध एक कोलाइड है। दूध में वसा सूक्ष्म कण पानी में समान रूप से फैले रहते हैं और आसानी से अलग नहीं होते हैं, इसीलिए यह कोलाइड है। अगला है विलयन स्थिर है, जबकि निलंबन अस्थिर है। तो विलयन के में जो कण होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं और नीचे नहीं बैठते, जबकि निलंबन के कण बहुत बड़े होते हैं और कुछ समय बाद ये नीचे बैठ जाते हैं। अब देखिए 24 नंबर आपके सामने आया है। कितने नंबर? 24 नंबर। गीले कपड़े में लपेटी गई बोतल को चलते पंखे के नीचे रखा जाता है। कुछ समय बाद बोतल के अंदर पानी ठंडा हो जाता है। इसमें शामिल प्रक्रिया वैसे ही है जैसे मिट्टी के घरों और कूलरों को ठंडा करने में मदद करती है। मिट्टी के घरों में पानी को ठंडा करने के लिए कौन सी घटना उत्तरदायी है? आधे दिनों में कूलर प्रभावी ढंग से काम क्यों नहीं करता? इन सभी का आंसर आपको मिलेंगे। सी नंबर में है आपका वाष्पीकरण की दर बढ़ाने वाली किन्हीं 2 कारकों की सूची बनाइए। पदार्थ के कणों के किन्हीं 2 अवैलक्षणिक गुणों को उल्लेख कीजिए। पहले तो यहाँ हो जाएगा मिट्टी के घरों में पानी ठंडा होने के लिए वाष्पीकरण है ना, घटना उत्तरदायी है। दूसरा है आर्द्र या नम दिनों में हवा में जल वाष्प पहले से अधिक होती है, इसलिए वाष्पीकरण कम होता है। इसी कारण कूलर प्रभावी ढंग से ठंडा नहीं करता। 3 नंबर वाष्पीकरण की दर बढ़ाने की 2 कारक है, तापमान में वृद्धि, सतह क्षेत्रफल में वृद्धि। ओके। पदार्थ की कणों की 2 अभिलक्षणिक गुण, तो कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, कण निरंतर गति करते हैं। अब देखो 25 नंबर में है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। देखिए हम लोग नीचे आते हैं तो 25 नंबर में जो है पहला डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के कोई भी 5 अभिधारणाएं बताएं।
तो चलिए देखते हैं। पहला है पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु अविभाज्य होता है और अविनाशी होता है। एक तत्व के सभी परमाणु समान द्रव्यमान और गुणों वाले होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु अलग अलग द्रव्यमान और गुण वाले होते हैं। परमाणु सरल पूर्ण संख्या अनुपात में मिलकर यौगिक क्या करते हैं, बनाते हैं। ये हो गया आपका, ये याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके सामने परमाणु द्रव्यमान इकाई अणु परमाणु आयन संयोजकता स्थिर अनुपात का नियम, इन सभी को परिभाषित करना है। परमाणु द्रव्यमान कार्बन 12 के एक परमाणु द्रव्यमान में के 1/12 भाग को 1 AMU कहते हैं। एन अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं के रासायनिक बंध से जुड़ने से बना कण अणु कहलाता है। बहुपरमाणु आयन दो या अधिक परमाणुओं से मिलकर बना आवेश वाला आयन होता है, जो SO4 2 माइनस। ठीक है, अब आगे देखिए आपका है संयोजकता। किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। स्थिर अनुपात का नियम, किसी शुद्ध यौगिक में तत्व निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं। इस तरह से कंप्लीट होता है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब स्टूडेंट्स आपके सामने आता है खंड ग। खंड ग में है, देखिए स्टूडेंट्स 26 नंबर। एक कार 10 सेकंड में 36 किलोमीटर से 72 किलोमीटर तक त्वरित होती है। इसका त्वरण क्या होगा? 36 किलोमीटर से कितने 10 सेकंड में 36 किलोमीटर से 72 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका त्वरण कितना होगा? हम लोग को क्या निकालना है? त्वरण निकालना है, ये निकालना है। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स त्वरण का फॉर्मूला होता है A बराबर V माइनस U बटा T। तो V होता है अंतिम वेग, तो अंतिम है 72, तो V है आपका अंतिम वेग, तो ये 72 है, और V है अंतिम वेग 72 हो गया, और V माइनस U, और U है आपका 36। ठीक है, ये आपका U कितना 36 हो गया। तो इसको फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। 72 माइनस 36 बट्टा कितना T कितना है 10 सेकंड, यहाँ 10 लिख देंगे। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो आएगा 72 में 36 गया तो 36, 36 बट्टा कितना हो गया 10 हो गया। तो ये हमारा 36 बट्टा 10 पे ही नहीं रहेंगे, 36 बट्टा 10 पर ही हम, लेकिन हम नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि देखो हमें यहाँ किलोमीटर में है और ये सेकंड ने दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सभी मीटर पर सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड में हमें बदलना होगा। तो ये किलोमीटर है, मीटर पर सेकंड में हम बदलेंगे कैसे? तो 36 बट्टा 10 जो है, हम हमारा आंसर कितना आया है? 36 बट्टा 10 आया है। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। मीटर पर सेकंड में बदल मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। ठीक है, 5/18 से गुना कर देंगे। 18 का 18, 18 दूनी 36 हो जाएगा। 5 कम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया, तो सभी कट गया यहाँ पर। तो कितना बचे? सब कट जाएगा तो एक बचेगा। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लगाते हैं 27 नंबर। एक वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? त्वरण, वेग, दूरी या विस्थापन, त्वरण के परिवर्तन की दर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी नंबर, दूरी और विस्थापन दर्शाएगा। ठीक है, वेग समय ग्राफ में ग्राफ और समय के अक्ष के बीच क्या दर्शाएगा? दूरी और विस्थापन को। ठीक, 28 नंबर में है, यदि किसी पिंड का संवेग दोगुना कर दिया जाए जबकि उसकी द्रव्यमान स्थिर रहे तो उसका वेग हो जाता है। तो उसका जो वेग हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये याद रखना, उसका वेग हो जाएगा 2 गुना। उनतीस नंबर में है, जब कोई गेंद एक ऊंचाई से मुक्त पतन में गिरती है तो उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या शून्य हो जाता है। यहाँ पे आपका हो जाएगा सी नंबर, स्थिर रहती है।
जब तापमान बढ़ता है तो हवा में ध्वनि की गति बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या फिर शून्य हो जाती है। आंसर हो जाएगा ए नंबर, बढ़ती है। निम्नलिखित में से किस तरंग को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, ध्वनि तरंगे या एक्स-रे? तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि तरंगे। अब कारण और कितना और कारण है, तो किसी वस्तु का भार विषुवत वृत्त पर ध्रुवों की तुलना में कम होता है। कारण है गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत वृत्त पर ध्रुवों की तुलना में कम होता है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, फिजिक्स में हम लोग, यह ध्यान रखना, हम लोग कहाँ पे है, फिजिक्स में है। तो ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये भी देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, ये सब देख लीजिए। तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा ना, ये जो बात कह रहे हैं ये दोनों बात सही कह रहे हैं। अभिकथन और कारण दोनों से, किसी वस्तु का भार विषुवत रेखा पर ध्रुवों की तुलना में कम होता है, सही है। गुरुत्वीय त्वरण मान विषुवत रेखा पर ध्रुवों की तुलना में कम होता है, तो ये इसके एक्सप्रेशन के तरीके से भी सही है। तो यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि ए और यहाँ पर ए और आर मतलब कि अभिकथन और कारण दोनों सही है, और आर कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कंप्लीट। 33 नंबर में देखिए, यहाँ पे दिया है निम्नलिखित प्रश्न 33 में दो कथन दिया गया है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो दोनों मिला लीजिए। यहाँ पे आपका 33 नंबर में जो हो जाएगा, यहाँ पे कह रहा है कि अभी पराध्वनि या उच्च आवृत्ति की तरंगे हैं। प्राश्रव तरंगे अपनी कम तरंग दैर्ध्य के कारण बहुत छोटे अवरोधों का पता लगा सकती है। दोनों के दोनों सही कह रहे हैं और व्याख्या भी सही है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद फिर स्टूडेंट आपका 2 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। इन सभी का आंसर मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ठीक है, इन सभी का आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। 34 नंबर है उत्प्लावन बल, इसे आप लोग देख लीजिए वीडियो को रोककर। 35 नंबर का आंसर यहाँ है, 35 का बी, 36 नंबर, 37 नंबर आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, 38 नंबर समवेग की परिभाषा, और इसका ए बी सी तीनों यहाँ देख लीजिए। ठीक है, वीडियो को रोककर। डी नंबर, और यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं, ये भी देख लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट करवा दिया, कंप्लीट क्वेश्चन पेपर रेडी कर दिया है, सॉल्व भी करा दिया कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। अब आप लोगों का फर्ज होता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चलो बाय। एग्जाम दीजिए, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, बेस्ट ऑफ लक। जानस बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।